इवनिंग मैम। गुड गुड इवनिंग इवनिंग। सर। गुड इवनिंग सर। बैठिए आराम से, थैंक यू। कंफर्टेबल। चलिए सिद्धि, जी बताइए अपने बारे में कुछ जो हमें इससे ना पता चल रहा हो। जी मैम। मैम जैसे कि मेरा नाम सिद्धि कौरव है और वो चीज़ें बताना है मैम जो डैफ में नहीं से है। नहीं, कुछ अलग बताइए। जी मैम। मैम मेरी पर्सनालिटी की विशेषता है कि मैं एक जुझारू व्यक्ति हूँ। मैं 2019 से राज्य सेवा परीक्षा की तैयारी कर रही हूँ और अभी तक लगातार लगी हुई हूँ। दूसरी चीज़, मैं अपने कार्यों को बहुत ही समर्पण और लगन के साथ करती हूँ, जो कि मेरे एकेडमिक परफॉर्मेंस से भी समझ आता है। और अभी हाल ही में हमारा पीटीएस भौरी में प्रशिक्षण हुआ था, जिसमें मुझे एकेडमिक में सेकंड रैंक प्राप्त हुआ है। सर मैम तीसरी चीज़ कि मैं एक संवेदनशील व्यक्तित्व हूँ। आज मेरी जो भी इनकम है उसका एक हिस्सा मैं उन लोगों को डेडिकेट करती हूँ जो मुझे लगता है कि उन्हें ज़रूरत है। और मैम अगली चीज़ कि मैं बहुत ही सुलझी हुई व्यक्तित्व हूँ। मैं चीज़ों को सुलझा रखना, सरल रखना ज़्यादा पसंद करती हूँ। ओके, कोई दो ऐसी कमियाँ? जी मैम। मैम मेरी पहली कमी ये है कि मैं थोड़ी आदर्शवादी व्यक्ति ज़्यादा हूँ, तो कभी कभी मुझे उसके कारण तनाव हो जाता है। और दूसरा मैम मेरी ये कमी है कि कभी कभी मैं ओवर थिंक करने लगती हूँ चीज़ों को। हालांकि उसके अपने फ़ायदे होते हैं, परंतु ये एक मुझे कमी समझ आती है मेरी, और उसको मैं दूर करने की भी कोशिश कर रही हूँ। क्या कोशिश कर रहे हैं आप दूर करने के लिए? जी मैम जैसे कोई भी चीज़ होती है तो मैं उसे अपने दिमाग में ना सोचकर मतलब, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम जो दिमाग में जिस तरह चीज़ें इमेजिन करते हैं 99% टाइम वो उस तरह नहीं होती हैं। तो इस चीज़ को समझ चुकी हूँ मैं, और अब कोशिश करती हूँ कि मैं ना सोचूं। अच्छा, मैनिफेस्टेशन के तो अगेंस्ट में बोल रही हैं आप, कि लोग कहते हैं कि इमेजिन करो वैसा ही होगा, मैनिफेस्ट करो उस चीज़ को, आप कह रही हैं कि उल्टा है, क्या सही है? जी मैम जहाँ तक मैनिफेस्टेशन को मैं समझती हूँ तो वो है कि आप चीज़ों से जुड़ी सकारात्मक चीज़ों को, सकारात्मक पक्षों को इमेजिन करो। पर जब आप ओवर थिंकिंग करते हैं तो आप नेगेटिवली सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं चीज़ों के बारे में, आप सोचते हैं वो आपको नेगेटिव तरीके से इफ़ेक्ट करेंगी, तो वो आपको स्ट्रेस देती हैं फिर। ठीक, चलिए शॉर्ट में बताइएगा, विमेन एम्पावरमेंट से आप क्या समझते हैं? जी मैम विमेन एम्पावरमेंट से मुझे लगता है पहला कि महिला को अपने जीवन से संबंधित निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए। दूसरा मैम कि समानता होनी चाहिए परिवार में, समाज में उसके लिए समानता होनी चाहिए। तीसरा वो शिक्षित होनी चाहिए मैम। ठीक, विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड कोई 2 या 3 स्कीम बताइए। जी मैम स्टैंड अप इंडिया, और दूसरी मैम लखपति दीदी योजना, और मैम मुझे अभी पंख अभियान याद आ रहा है। चलिए ठीक। लाडली बहना योजना का नाम सुना? हाँ जी मैम। हाँ, क्या सही है गलत है? जी मैम मुझे लगता है ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक अच्छा प्रयास है, क्योंकि इसके द्वारा महिलाओं को आर्थिक रूप से एक आर्थिक मदद देकर उन्हें उनका परिवार में स्टेटस बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही उनसे संबंधित जो स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी समस्याएं हैं उसका समाधान करने की कोशिश की जा रही है। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि फ्री में जो पैसे मिल रहे हैं जिसका, तो हम उनको आदत डाल रहे हैं कि आपको बस आप कुछ मत करिए, आपको पैसे हम देते रहेंगे? जी मैम। इससे ऐसा नहीं होगा कि ऑलरेडी बहुत सारी विमेन जो है वो काम पे नहीं जाती हैं और नहीं जाएंगी, क्योंकि सरकार तो दे ही रही है हमें घर बैठे, तो हम घर पे ही बैठते हैं, क्यों जाना हमें बाहर? जी मैम जब ये योजना आई थी तो कई लोगों ने इसका ये पक्ष भी बताया था, परंतु मैम जब हम इसके उद्देश्यों की तरफ देखते हैं तो समझ में आता है कि इस प्रकार के प्रभाव होने से ज़्यादा मुझे लगता है सकारात्मक प्रभाव इसके होंगे। क्योंकि जब एक महिला के हाथ में 1000 रुपये आएंगे, और जिसे कहा भी गया है कि 3000 रुपये तक बढ़ाने की हमारी ये योजना है, तो वो आर्थिक रूप से सशक्त बनेगी। ठीक, ग्लास सीलिंग का नाम सुना है आपने? सॉरी नहीं मैम। सुना है? ओके, क्या आपने मैरिटल रेप के बारे में सुना? जी क्या मैम। होता है, क्या हमारे इंडिया में प्रोविज़न है और आपकी क्या राय है? जी मैम
मैम मैरिटल रेप जो है वो स्थिति है जब विवाह में जो लोग होते हैं तो वहाँ पर जो हस्बैंड होता है उसके द्वारा ज़बरदस्ती महिला के साथ यौन संबंध बनाने की कोशिश की जाती है। दूसरा, वर्तमान में हमारे पास अभी इसके लिए कोई कानून उपलब्ध नहीं है। ये कई बार ये चर्चा का विषय रहा है कि क्या इसे रेप में कंसीडर किया जाना चाहिए या नहीं, परंतु मैम यदि हम इसे रेप की तरह कंसीडर करते हैं तो इसके सामने कई सारी चुनौतियाँ हैं। पहली चुनौती ये है कि मैम इसके परीक्षण का कोई हमारे पास अभी पैमाना नहीं है कि किस प्रकार इसे स्थापित किया जाएगा कि ये सच में हुआ है या नहीं हुआ है। परंतु मैम आपका क्या सोचना है? जी मैम मुझे इसमें ये लगता है कि जो महिला की जो इच्छा है और सम्मान है तो उसको बनाए रखना चाहिए, और इसमें हमें कोई भी डिसीज़न लेने से पहले हम इसमें कुछ प्रोविज़न्स कर सकते हैं कि ऐसा नहीं किया जा सकता है, पर हमें इस विषय में मतलब जब तक कोई इस तरह की तकनीक या कोई चीज़ ना आ जाए जिससे हम पता कर सकें कि ऐसा हुआ है या नहीं, तो मुझे लगता है इसे क्रिमिनलाइज नहीं करना चाहिए। ठीक। ये बताइए, आप अभी शादीशुदा तो है नहीं? नहीं। तो आप जब शादी करेंगी तो आप अपने लाइफ पार्टनर में कौन सी 3 चीज़ें देख के उसको मतलब अपने लाइफ पार्टनर जैसे चूज़ करेंगी, और आपको क्या लगता है कि लड़कियों को क्या देखना चाहिए? जी मैम मुझे लगता है सबसे पहला कि सामने वाला व्यक्ति मुझे कितना समझता है, मैं उसे कितना समझती हूँ, अंडरस्टैंडिंग। दूसरा मैम है रिस्पेक्ट, कि मैं भी वो भी मुझे दे और मैं भी उसे दूँ, और थर्ड इज़ लव। अच्छा, क्या सैलरी इम्पोर्टेंट फैक्टर है? जी मैम मुझे लगता है ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर तो नहीं है, इम्पॉर्टेंट फैक्टर तो है पर ऐसा फैक्टर नहीं है जिसके बेसिस पर आप एक अच्छे इंसान को रिजेक्ट कर दें। अच्छा, आपके हस्बैंड की सैलरी आपसे ज़्यादा होना चाहिए या कम? मैम मेरे लिए व्यक्ति महत्वपूर्ण है, सैलरी नहीं। तो मैटर नहीं करता कम हो ज़्यादा हो? मैम मुझे ऐसा लगता है कि मतलब ये वो फैक्टर नहीं होगा जिस पर मैं किसी व्यक्ति का चुनाव करूँगी या उसे। चलिए, बाकी सारी चीज़ें सेम कर दी मैंने, है ना। एक की सैलरी ज़्यादा है, एक की सैलरी कम है, क्या चूज़ करेंगे हम? बाकी सारे पैरामीटर्स पर दोनों व्यक्ति बराबर हैं, तो मैम मैं ज़्यादा सैलरी वाले व्यक्ति को चूज़ करूँगी। क्यों? क्योंकि मैम मुझे लगता है जब सारे गुण मिल रहे हैं तो फिर आर्थिक रूप से संपन्न होने में क्या बुराई है। चल ठीक, थैंक यू मैम। सिद्धि गौरव जी। जी सर। अभी आप वर्तमान में कहाँ कार्यरत हैं? जी सर मैं जिला आबकारी कार्यालय भोपाल में आबकारी आरक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। ओके, तो क्या अपनी क्या ड्यूटीज़ रहती हैं उसको ज़रा ब्रीफली बताइए थोड़ा सा। जी सर हमारी ड्यूटी होती है मुख्य रूप से कि सबसे पहले जो सीनियर्स द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस का पालन करना, दूसरा जो दबिश कार्य होता है उसमें उपस्थित होना, और जिस प्रकार की भी ज़रूरत होती है वहाँ सहायता करना। ठीक है, तो दबिश कार्य में आप पूरा सहयोग देती हैं टीम के साथ जाके? जी सर। क्योंकि आबकारी विभाग है तो ये तो ज़्यादातर शराब के जो दुकान होती हैं। हाँ जी सर। और आप एक लड़की हैं जो वहाँ जाकर, तो जो अभी बात हो रही थी इक्वालिटी की कि वुमेन एम्पावरमेंट और इक्वालिटी की बात, जी सर। तो इक्वालिटी के कुछ प्रोज हैं तो कुछ कॉन्स भी हैं। ठीक है, इक्वालिटी लेने के लिए आपको जॉब तो मिल गई है, अब इक्वालिटी कार्य में चाहिए तो फिर काम भी बराबर करना पड़ेगा। जी सर। तो जो ये प्रोफेशन है आबकारी विभाग का, जी। तो यहाँ जाके शराब की दुकान पर रेड करना, तो उसमें आप पूरा सहयोग देती हैं या फिर आपकी ड्यूटीज़ कुछ रिलैक्स मोड में लगा दी जाती है, कुछ पेपर वर्क में लगा दी जाती है और उसके लिए जो मेल स्टाफ है वो चला जाता है फील्ड में? जी सर हमारे डिपार्टमेंट में महिला और पुरुष दोनों ही कर्मचारी बराबर से ड्यूटी करते हैं। जैसे अभी हाल ही में जब 31 मार्च और 1 अप्रैल था, फाइनेंशियल ईयर एंडिंग और जो ओपनिंग था, तो उस पर मैंने खुद 8:30 बजे से रात में 11:30 बजे तक बैरिसिया में ड्यूटी दी है। तो हम बराबर ड्यूटी करते हैं, और सर नाइट दबिश में भी हम उपस्थित होते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपने ग्रेजुएशन किया है अपना इलेक्ट्रॉनिक्स में? जी सर। ओके, तो और आप स्वर्ण पदक गोल्ड मेडलिस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशन, वेरी गुड। थैंक यू सर। और 2018 में आपने कराया, ठीक है। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या डिफरेंस है? जी सर जब हम इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल जो है वो हाई वोल्टेजेस पर डील करता है, जैसे 25,000 वोल्ट तक इसमें जो है वो वोल्टेज चला जाता है। जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो वो कंपैरेटिवली लो वोल्टेज पर डील करता है।
दूसरा सर जो इलेक्ट्रिकल होता है वहाँ पर जो हमारे डिवाइसेस होते हैं वो मेटल से बने होते हैं, जबकि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स है वहाँ पर हम सेमीकंडक्टर का यूज़ करते हैं। और सर जब हम इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं वो सिंपली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन सर जो इलेक्ट्रॉनिक्स है दैट इज़ कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये अंतर है सर दोनों अच्छा, में। शॉक किसी को लगना है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एसी और डीसी क्या ज़्यादा डेंजरस है? जी सर उसमें डीसी ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि उसमें जो करंट का फ़्लो है वो एक ही डायरेक्शन में होगा, तो व्यक्ति को जो है वो ज़्यादा खतरा है। जबकि जो एसी है तो जब उसका नेगेटिव साइकिल आएगा तो उस दौरान व्यक्ति जो है वो छूट भी सकता है उससे। बीजीटी की फुल फॉर्म क्या है? जी सर बीजीटी का फुल फॉर्म है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। वेरी गुड। आपकी अभिरुचि है बुंदेलखंडी लोक गायन, जी सर। तो आप थोड़ा सा कुछ सुना सकती हैं बुंदेलखंडी लोक गायन में? जी सर। हाँ, ज़्यादा नहीं, 1 मिनट का बस। हाँ जी सर। प्लीज़। सर जो मैं ये लोकगीत गा रही हूँ इसे फागे कहा जाता है। इसमें श्री कृष्ण भगवान होली खेल रहे हैं उसका वर्णन है। सखी 16,000 सखी 16,000 जिनमें कन्हैया अकेले, हरी लाल रंग डारो हरी रो रंग डारो और रंग डारो केसरिया, ए बंसी बारे सांवरिया। वेरी गुड, बहुत अच्छा गाया आपने। तो आप डीसी बनने के बाद आपके क्या प्राइम ऑब्जेक्टिव होंगे? आप किस सेक्शंस पे काम करना चाहेंगे जी सर। समाज के लिए? जी सर सबसे पहले मैं महिला सशक्तिकरण के लिए काम करना चाहूँगी। महिला सशक्तिकरण में मैं सर महिला शिक्षा, स्वास्थ्य और महिलाओं में कौशल उन्नयन को लेकर काम करना चाहूँगी। सर जैसे कौशल उन्नयन के लिए मैं उन्हें कुछ स्किल्स जो जैसे कि वर्तमान में हम बात कर रहे हैं कि ट्रेंड जो है वो सॉरी सर मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ पा रहा है, मैं दूसरे एग्जांपल्स देना चाहूँगी। जैसे कुछ मनी मैनेजमेंट कोर्सेज हो गए, छोटे छोटे मशीन्स हम लोकल लेवल पर इंस्टॉल करवा सकते हैं, जैसे प्लेट मेकिंग या जो कपड़ों पर प्रिंटिंग के लिए होती है। तो सर इस तरह से मैं उन्हें स्किल अपग्रेडेशन के लिए काम करना चाहूँगी। दूसरा सर मैं शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहूँगी। शिक्षा के क्षेत्र में भी मेरी पहली प्राथमिकता जो है वो महिला शिक्षा रहेगी, दूसरी सर व्यावसायिक शिक्षा रहेगी और तीसरा मैं प्रौढ़ शिक्षा के लिए काम करना चाहूँगी। सर जैसे प्रौढ़ शिक्षा में हम जो एक्सटेंशन एजुकेशन है मैं उसको इंक्लूड करते हुए काम करना चाहूँगी, और एक्सटेंशन एजुकेशन के जो मेरे सब्जेक्ट्स रहेंगे उसमें जैसे महिलाओं को उनके लिए बनने वाले कानूनों की जागरूकता, लोगों को उनके अधिकारों से जागरूक करवाना, लेटेस्ट टेक्नोलॉजियों से जागरूक करवाना, इस तरह का काम करना चाहूँगी। और तीसरा सर मेरी प्रायोरिटी स्वास्थ्य रहेगी। ठीक है, वेरी गुड। थैंक यू सर। सिद्धि। सर सिद्धि मतलब क्या होता है? जी सर सिद्धि का अर्थ होता है सफलता या पूर्णता। सफलता या पूर्णता। एक व्यक्ति का जीवन किन मापदंडों के आधार पर पूर्ण कहा जा सकता है? जी सर मुझे ऐसा लगता है कि व्यक्ति का जीवन तब पूर्ण होता है जो जीवन है उसमें सभी आयाम होना चाहिए, भौतिक आयाम, मानसिक आयाम, भावनात्मक आयाम, आध्यात्मिक आयाम, सांस्कृतिक आयाम। और अध्यात्म क्या होता है सिद्धि? जी सर अध्यात्म सर मुझे बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं पता है, पर जो मैं समझती हूँ मैं वो बता रही हूँ कि आध्यात्म से मेरा मतलब है कि व्यक्ति को चीज़ों की इस तरह की समझ हो कि वो अपनी जीवन की समस्याओं का समाधान कर सके। और बहुत सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है कि व्यक्ति समझ ही नहीं पाता कि वो कर क्या रहा है ना? तो इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? सर मुझे लगता है इसके लिए व्यक्ति को ज़्यादा थॉटफुल होना चाहिए। थॉटफुल होना चाहिए जी। तो ज़्यादा सोचने वाला व्यक्ति कई बार समय के साथ खुद को चेंज नहीं कर पाता है, फिर कैसे होगा? सर थॉटफुल होने का मतलब ये नहीं है कि हमेशा आप जो है वो सोचते रहें या विचार करते रहें, परंतु आप जो कार्य कर रहे हैं आप एक बार विचार करें कि क्यों कर रहे हैं, किस प्रकार करना चाह रहे हैं, आप इससे क्या अर्जित करना चाहते हैं। सिद्धि, हर बार हर व्यक्ति तार्किक तो नहीं हो सकता ना। जी सर। ठीक है ना, कई बार व्यक्ति रूढ़िवादी होता है, पूर्वाग्रह से ग्रसित होता है। जी सर। तो तार्किकता हर व्यक्ति के अंदर आए ये जरूरी नहीं है। जी सर। फिर भी गैर तार्किक व्यक्ति एक आदर्श जीवन कैसे जी सकता है? जी सर, तो यदि व्यक्ति तार्किक नहीं है तो निश्चित रूप से उसमें भावनात्मक पक्ष प्रबल होगा। फिर
कई बार हम भावना में बह जाते हैं, ज़्यादा समानुभूति दिखा देते हैं, तो फिर इससे तो और दिक्कत बढ़ जाएगी ना। जी सर, मुझे लगता है जैसा व्यक्ति का नेचर होता है, जैसे यदि कोई भावनात्मक व्यक्ति है और वो आगे बढ़कर किसी की मदद कर रहा है, तो उस मदद से मिलने वाला सुकून बहुत मैटर करेगा उसके लिए, बजाय कि अगर उसे थोड़ी बहुत उसमें दिक्कत भी हो रही है। क्योंकि अगर वो भावनात्मक है, उसे सुकून मिल रहा है, तो वो सुकून से मतलब इतना अच्छा फील करवाएगा कि वो थोड़ी बहुत समस्याएं तो झेल सकता। और सिद्धि, करुणा और दया में क्या अंतर होता है? जी सर, सर जो करुणा होती है उसमें व्यक्ति जो है वो दूसरे की जो परिस्थिति है, दुख है, उसे समझता है, साथ ही उसे दूर करने का प्रयास करता है। और जो दया होती है उसमें हम किसी व्यक्ति के प्रति केवल एक सहानुभूतिपूर्वक भाव रखते हैं। मतलब दया जो है वो सहानुभूति है और करुणा समानुभूति है। हाँ सर, मुझे ऐसा लगता है कि दोनों में निकटता का मतलब संबंध है। दया हमेशा नेगेटिव होगी क्या फिर? नहीं सर, फॉर्मेलिटी निभाने तक ही सीमित है क्या दया? नहीं सर, फॉर्मेलिटी निभाने तक नहीं। अगर आप वैचारिक स्तर पर भी या आप मानसिक स्तर पर भी किसी की समस्या को फील कर रहे हैं, दुख को आप महसूस कर रहे हैं, तो आपके अच्छे व्यक्तित्व को दिखाता है। परंतु जब आप उसमें एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं, तो आप करुणा धारण करने वाले व्यक्ति हो जाते हैं। मतलब दया के बाद करुणा आती है, आप यह कहना चाह रहे हो? सर मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, परोपकार किस में आएगा, दया में आएगा कि करुणा में आएगा? जी सर, सोचकर विचार बताइए। सर मुझे लगता है कि परोपकार करुणा के अंतर्गत आएगा, पर शुरुआत उसकी दया से होगी, क्योंकि व्यक्ति पहले अपने दिमाग में फील करेगा कि। अच्छा ये बताओ, अभी ठंड आती है तो कंबल बांटे जाते हैं, है ना, तो वो दया का रूप है कि करुणा का रूप है? राजनेता ने अपनी फ़ोटो दैनिक भास्कर पर आ जाती है कई बार, है ना, तो एक राजनेता है जो कंबल बांट रहे हैं, अब वो करुणा का रूप है कि दया का रूप है? जी सर, सर अगर जैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब जैसे अगर दो ही विकल्प है मेरे पास कि दया या करुणा में से किसी एक को बताना है, तो मुझे लगता है करुणा का रूप है। परंतु यदि राजनेता अपनी पॉपुलैरिटी के लिए केवल ये कर रहे हैं, मन में उनके कोई इस प्रकार का थॉटफुल वो ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो फिर मुझे लगता है कि। सिद्धि, कटनी में मध्यकाल में यदि हम बात करें तो कौन सा राजवंश यहाँ पर रहा है? जी सर, सर मध्यकाल में कटनी कलचुरी राजवंश के अंतर्गत शासित। और कौन आया? कलचुरी मध्यकाल में ही आए हैं क्या? सर पूर्व मध्यकाल हम उनको ज़्यादा रखते हैं। अच्छा, और मध्यकाल 15वीं शताब्दी के आसपास यदि मैं बात कहूँ तो कौन सा राजवंश रहा होगा? सर स्थानीय रूप से। जी, स्थानीय रूप से। सॉरी सर, स्थानीय रूप से मुझे नहीं पता है। ओके, कोई बात नहीं। कटनी में चूना के लिए जाना जाता है, चूना पत्थर, है ना, पर आज देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं चूना पत्थर की जो इंडस्ट्रीज़ है वो कटनी से कटने लगी हैं। जी सर, क्या रीज़न है उसका? जी सर, सर इसका जो प्रमुख रूप से रीज़न है वो सरकार की नीतियों से संबंधित है। पहला ये कि वर्तमान में हमारी जो कोल पॉलिसी है, क्योंकि कोल जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल है जो हमारी लाइम इंडस्ट्री है उसके लिए, तो कोल वर्तमान पॉलिसी में ये महंगा हो गया है। दूसरा सर ये कि वर्तमान में पॉलिसी ये है कि जिस प्रकार का कोल निकलता है वो आपको परचेज़ करना पड़ेगा, तो इससे जो एक क्वालिटी कोल का सप्लाई है वो कम हुआ है सर। ओके, सिद्धि आपने दान की बात की थी। जी सर, मुस्लिम समाज में दान को किस नाम से जाना जाता है? सर शायद मैं अगर सही सोच पा रही हूँ तो बख्शीश कहा जाता है। बख्शीश? सर मुझे कंफर्म नहीं है। ओके, जी सर। 10 बंध प्रथा जानते हैं क्या? 10 बंध प्रथा? जी। सॉरी सर, नहीं पता मुझे। ओके, ठीक है सिद्धि, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। सिद्धि, आप तो बिना पूछे बैठ गए, हमने तो बोले नहीं बैठने के सॉरी लिए। सर। नहीं, बैठ जाओ। थैंक यू सर। सिद्धि, मतलब इंटरव्यू देने के बाद आपको इतना अच्छा लगा कि अब हमारी कोई अहमियत नहीं है, ऐसा क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं है। सर मतलब मैं आई तो मुझे लगा शायद अभी पूछने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। ऐसा ठीक, चलिए ऐसा कोई इसको माफ़ कर देते हैं। थैंक यू सर। सिद्धि, पॉजिटिव ये चीज़ है कि देखो
कॉन्फिडेंस अच्छा है, फ्लुएंसी बहुत अच्छी है, जी सर। सब्जेक्ट नॉलेज बहुत अच्छा है, सब्जेक्ट से इतर जो है वो भी नॉलेज बहुत अच्छा है, ठीक। प्रश्नों का उत्तर आप बहुत अच्छे से देते हो, ठीक। बीच में अपनी तरह से कुछ नई चीज़ें डालने की कोशिश भी आप करते हो, चाहे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो चाहे फैक्ट वाले क्वेश्चंस हो, आप बहुत अच्छे से डील कर रहे हो, जी ठीक। सर। ये अच्छी चीज़ें हैं। जी सर। नेगेटिव ये है कि कुछ में लगा जैसे आप रट कर आए हो कुछ प्रश्नों के उत्तर, ठीक। मुझे ऐसा लगा जैसे सर? जैसे सर ने जो क्वेश्चंस पूछे है ना, तो उनकी फील्ड से रिलेटेड थे, वो हमें लगा जैसे आप कुछ, कई बार क्या होता है बेसिक चीज़ें जो होती हैं हमें पता है, नारीवाद से संबंधित जो प्रारंभिक प्रश्न हुए थे उसमें हमें लगा, ठीक है ना, ये आप बहुत अच्छे जा रहे थे नारीवाद। लास्ट वाला मुझे ज़्यादा ठीक नहीं लगा, जब आप पेमेंट की बात जो आती है, इसका मतलब ये नहीं कि भाई मैं पुरुष हूँ है ना इसलिए बात हो रही है, आपने पूरा शुरुआत में बैलेंस रखा, लास्ट वाले क्वेश्चंस का जो आंसर था वो अंत में आपने अपना निकाल ही दिया। तो मुझे ऐसा लगा देखो जब हम पूरा बैलेंस कर रहे हैं ना तो हमें अंत तक बैलेंस ही करना है, जी ठीक। सर। तो सर फिर क्या स्टैंड लेना चाहिए? उसमें भी बैलेंस करना था, आप एक चूज़ मत करिए है ना। आप जब लास्ट में पूछा गया कि भाई सब चीज़ें इक्वल हैं, उसके बाद पेमेंट है ना किसकी ज़्यादा वाले के चूज़ करेंगे कम वाले को, पेमेंट का कोई इशू नहीं है, ज़्यादा हो कम हो मुझे कोई फर्क आपने नहीं पड़ता, क्या मेरे लिए बोला? तो दोनों बराबर ही हो गए ना। तो मैम पर फिर भी जैसे बोला जाए तो चूज़ करो दोनों में से। बहुत ज़्यादा 3 से 4 बार अगर बोला जाए तो उस- अब इसमें एक जी हाँ एक क्राइटेरिया इसमें क्या होता है कि समाज की एक प्रथा चली आ रही है कि हस्बैंड ज़्यादा कमाना चाहिए वाइफ से, तो इस स्टीरियोटाइप को क्या हम तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, एक वो वाला एंगल भी इसमें जुड़ता है, उसको भी थोड़ा ध्यान में रखें। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यही बोलना है या वही बोलना है, दोनों में से एक भी सही आंसर नहीं है उसके, मैं आपको अभी बता देती हूँ है ना। अगर मैं ये बोलूँ कि नहीं कम सैलरी वाला चूज़ कर लो क्योंकि मेरी चलेगी फिर घर में, दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। अगर मैं ये बोलूँ कि नहीं ज़्यादा सैलरी वाला होना चाहिए क्योंकि पैसा होगा, दैट इज़ ऑल्सो नॉट पूरी तरीके से करेक्ट। तो हमें क्या है बैलेंस ढूंढना है, हम कोशिश करेंगे इग्नोर करने का जितना ज़्यादा हो सके, आउटराइटली आंसर नहीं करना। जब ऐसा लगता है नहीं अब तो करना ही पड़ेगा देन गो विद योर। मैम इस तरह अगर बोले कि हाँ लो सैलरी वाले को प्रेफर कर लूँगी क्योंकि मैं समाज के स्टीरियोटाइप को तोड़कर एक एग्जांपल सेट करना चाहूँगी उसको उससे। डिफेंड करना हाँ, पड़ेगा, फिर तो उसके ऊपर क्वेश्चन हाँ, बहुत हाँ, ज़्यादा है, ठीक, ठीक, डिफेंड जी, करना है। हाँ हाँ फिर डिफेंड करो। और दूसरा मुझे लगा आप प्रश्नों के जो उत्तर देते हैं ना वो बहुत ज़्यादा लेंदी कर देते हैं है ना। तो जैसे कई जगह पर आपने ऐसा किया, पहला प्रश्न जो आपसे था क्वालिटीज़ के बारे में है ना, तो डेप्थ से इतर आप अपनी क्वालिटीज़ आप बहुत डिफाइन कर रहे थे उसको है ना। ऐसा नहीं करना है, टू द पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। ओके सर। एक आपने बोला उसकी एक लाइन में आप व्याख्या कर दीजिए, दूसरा बोला व्याख्या कर दीजिए, तो आप 3 से 4 बार उसको व्याख्या कर रहे हैं। एग्जाम्पल जो आपने दिया था वो भी बहुत ज़्यादा लेंदी था, तो अपन को इतना लेंदी नहीं बनाना है, ठीक है ना। जी सर। ऐसा बाकी मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, ठीक है। गुड लक। थैंक यू सर। सिद्धि एक तो आप वो ध्यान रखिएगा जी, है मैम। ना, ग्लास सीलिंग के बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा। जी, मैम। ग्लास सीलिंग क्या है, विमेन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट है तो पूछा जाता है। सैंडल आप यही पहन के जाएंगे? नहीं नहीं मैम, मैम ये पूरा ही अटायर चेंज होना है। हाँ, तो अभी क्योंकि कोशिश कीजिए ऐसे सैंडल्स ऑप्ट करने की जिसमें आवाज़ ना आए, हाँ हाँ है जी ना, मैम, वो जी। बहुत बुरा लगता है। जी मैम। ओके, और विमेन रिलेटेड स्कीम्स ब्लैंक नहीं होना है, हाँ है ना। बाकी सब चीज़ें बड़ा बड़ा आ रही है, जल्दी 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 बोलते जा रहे हो। अब विमेन रिलेटेड स्कीम जो जल्दी से आनी चाहिए उसमें हम रुक जा रहे हैं। उसमें हम मतलब एक्चुअली में वो स्कीम्स बोले जो विमेन ओरिएंटेड है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नॉर्मल स्कीम, हाँ, जी। आप इनको ध्यान में रखिए, पहले मेजर स्कीम्स आनी चाहिए आपकी। जी मैम। बाकी वही जो सर ने बोला है वो ठीक है। कभी कभी आई कांटेक्ट में बहुत जल्दी जल्दी ऐसा होता है, वो थोड़ा बहुत मतलब आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, अदरवाइज बहुत अच्छा है ना। बनावटीपन बीच में ना लगे, उस चीज़ को भी थोड़ा ध्यान रखिए, थोड़ा सा नेचुरल रहे, मतलब एकदम ऐसे एक ही टोन में लगातार ऐसा ज़रूरी नहीं है बोलना। अगर आप नेचुरली वैसा बोलते हैं तो ठीक है, अदरवाइज थोड़ा सा वो थोड़े टाइम सुनने के बाद ऐसा लगता है कि बनावटी हो रहा है ना। हर चीज़ में आप बोलते हो ना जी मैम जी मैम जी मैम, या फिर जब हम प्रश्न पूछ रहे होते हैं उसमें आप थोड़ा सा लगता है बनावटी है ना। उससे क्या होता है कि आपका नेचुरल जो थीम है ना वो ढक जाता है, वो ढक जाता है ना। हम तो अंदर से आपको कोर से जानना चाह रहे हैं ना, हम वो लेयर हटाने के लिए तो इंटरव्यू है जो आप दिखाना चाह रहे हैं ना, तो थोड़ा बहुत अपना रॉ फैक्टर भी थोड़ा बहुत 19-20 का आप दिखाओगे तो दैट इज ऑल्सो फाइन, है ना। ओके, बाकी तो बहुत अच्छा था और वी विश कि इस बार आप
सेलेक्ट होके आए। थैंक यू मैम। अच्छा था आपका, काफ़ी इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा। सब्जेक्ट के बारे में आपको अच्छी डिटेल्ड नॉलेज है, जैसे आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं तो आपको नॉलेज भी है। आंसर्स आपके बहुत बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं और उसमें आप फंसने के चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं फिर उसी को वो पकड़ के पूछना शुरू कर देंगे। जी सर। तो आप कोशिश करिए जो पूछा है उतनी जानकारी को कंक्लूड कर दीजिए, पॉज ले लीजिए, अगर उनको कुछ पूछना है तो वो मोर करके और पूछ सकते हैं और इसके बारे में बताइए, नहीं तो वो अपना क्वेश्चन दूसरा ले लेंगे। आप ज़्यादा लंबा जाएंगे तो फिर आप ही फंसने के चांसेस रहेंगे, तो इसलिए आप पॉज लीजिए उसमें, ठीक है। दूसरा, जब मैंने आपसे पूछा कि जो आपकी शिफ्ट्स हैं वो मतलब वुमेन इक्वालिटी के बारे में और आपके डिपार्टमेंट में, तो आपका आंसर बिल्कुल, आप एथिक्स पढ़ के आए तो बिल्कुल ही एकदम से आपने थ्योरेटिकल आंसर दे दिया, नहीं नहीं हमारी बराबर होती है ड्यूटीज़। ऐसा नहीं है, सबको पता है सिस्टम में नहीं होता, थोड़ा बहुत 19-20 रखा जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको वेट उठाने वाले हाथ चाहिए, ज़्यादा वजन उठाने वाले तो वो ले जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको सॉफ्ट हाथ चाहिए कुछ काम कराना, राइटिंग वर्ड, तो वहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो दोनों को अलग अलग चीज़ें यूज़ कर रहे हैं डिपार्टमेंट में, सभी जगह है गवर्नमेंट सिस्टम में, कोई ऐसी बात नहीं है। तो अपने आंसर को आप बेहतर से उसमें डिफेंड करें, ना कि ये कह के कि नहीं नहीं हम हर जगह इक्वल हैं, ठीक है। क्योंकि सीनियर भी देखते हैं, आप भी देखते होंगे कि ओवरनाइट शराबियों के बीच में जाना है तो आपके भी सीनियर कहेंगे नहीं नहीं यार तुम मत जाओ, उनको दे सर देते हम हैं। जाते हैं, अब भेज रहे हैं तो बात सर अलग है। मतलब ये ग्राउंड रियलिटी है। अच्छा। और सर इवन बैरेसिया में जब मैं ड्यूटी कर रही थी तो एक शराबी बहुत दारू पिया हुआ था, मतलब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं वर्दी पहन के खड़ी थी, वो पीछे से मुझे टच करके देख रहा था मैं असली की हूँ या नहीं हूँ। मतलब सर इस तरह की चीज़ें, पर सर हम करते हैं उस, तब भी हमने अच्छा। 1:30 बजे रात तक ड्यूटी तब करी ठीक है, फिर ठीक है, अगर वो नेचुरल आंसर है तो ठीक हाँ है जी है ना? सर। दूसरा, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप बहुत जल्दी से रिप्लाई करके एकदम शुरू हो जाती है, तो उसमें कई बार ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन बैंक था 100 क्वेश्चन का और हमने गलती से वही पूछ लिया जो उसमें लिखा हुआ था और आप रट के आई थी, मतलब ऐसा लगता है। हाँ ऐसा है नहीं, हम ये नहीं कह रहे ऐसा है। हाँ जी। तो उसको नेचुरल बनाने के लिए आप थोड़ा सा पॉज लेंगे तो ऐसा लगेगा कि आपने अभी अभी सोचा है, सिचुएशन आपके टाइम पहली बार आपके सामने क्रिएट की गई है, पहली बार आपसे क्वेश्चन पुटअप किया गया, तो वो नेचुरल ज़्यादा लगेगा, है ना। बाकी सब ठीक है, आई कांटेक्ट पे अपना कंसंट्रेट रखिए, क्योंकि होता ये है जब आप टॉपिक में डूबते हैं तो आई कांटेक्ट भूल जाते हैं, है ना। तो उसको आप कर रहे थे बट उसको ध्यान रखिएगा फ्यूचर में भी, है ना। तो बना के रखिएगा सभी से, ठीक है। बाकी बढ़िया था, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू मैम, थैंक यू सर।